जय हिंद। निर्वाचन आयोग पढ़ना है आज। ठीक है। आयोग, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? चुनाव करवाना। सरलतम चीज है। निर्वाचन आयोग का गठन ही किया गया था भारत में चुनाव करवाने के लिए। हमारे यहाँ पर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके भी चुनाव होते हैं। अब इनका चुनाव करवाने का जो जिम्मा है किसी ना किसी को तो सौंपना था, है ना। इसके लिए कोई एक अधिकारी तो नियुक्त किया नहीं जा सकता था। इसके लिए कंप्लीट एक बॉडी बनाना जरूरी था। तो किसे बनाया गया? निर्वाचन आयोग को बनाया गया। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, सीधे निर्वाचन आयोग को समझते हैं। अच्छा, निर्वाचन आयोग, एक चीज समझना कि जब भारत आजाद हुआ आपका 1947 में, तो भारत ने एक विचारधारा को फॉलो किया। वो विचारधारा कौन सी थी? लोकतंत्र, है ना। जिसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रजातंत्र। अगर मैं इसे प्रजातंत्र बोलूं तो गलत होगा क्या? लोकतंत्र का तो अर्थ ही होता है ना कि प्रजा का शासन। अब जब लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि जो सरकार है, जो सरकार चुनी जाएगी किस चीज के लिए? कार्यपालिका के लिए। कार्यपालिका, या फिर और कौन सा कार्य करती है ये? विधायिका का कार्य करती है। तो ये जो सरकार चुनी जाएगी, ये दो कार्य करने के लिए ये किसके द्वारा चुनी जाएगी, सवाल ये था। तो जब बात हो रही लोकतंत्र या प्रजातंत्र की, तो सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी? जनता के द्वारा चुनी जाएगी। अब जनता के द्वारा सरकार चुनने के लिए जनता को एक शक्ति देनी होती है। वो शक्ति कौन सी होती है? वोटिंग। वो शक्ति होती है वोटिंग पावर। और वोटिंग पावर का उपयोग वो किसमें करते हैं? अपने इलेक्शंस में। कि जब आपके लोकसभा के, राज्यसभा, अब राज्यसभा में तो जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जब लोकसभा के या विधानसभा के इलेक्शंस होंगे जिसमें आपके देश की मुख्य कार्यपालिका को चुना जाएगा, तो उसमें वोटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या होने चाहिए? इलेक्शन। क्योंकि जब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो आप वोटिंग कहां से करोगे? इलेक्शन होना जरूरी है। तो ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कराने का जो कार्य है, ये कौन करता है? ये करता है आपका भारत निर्वाचन आयोग। तो इस कार्य की जब जरूरत समझ में आई कि देखो, अगर आपको जनता को पावर देना है तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, उनके द्वारा वोट डलवाना पड़ेगा। और जनता को ये वोट डालने की शक्ति भी किसके अंतर्गत निहित होती है? आपके निर्वाचन आयोग के अंतर्गत निहित होती है। क्योंकि निर्वाचन आयोग ही जब इलेक्शन करवाता है तब जनता क्या कर पाती है? वोट। तो ये सरल तौर पर मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग की आवश्यकता देश में क्यों पड़ी। अब एक सवाल और। अब मैंने आपसे बोला प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें डायरेक्ट कौन वोट करता है? जनता डायरेक्ट वोट करती है। जैसे प्रत्यक्ष चुनाव का मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, लोकसभा। लोकसभा के जो सांसद चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं जनता के द्वारा। बिल्कुल सही। अब मैं बात करता हूं विधानसभा। तो विधानसभा के जो आपकी राज्य में होती है, इसके जो सदस्य चुने जाते हैं, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो हम समझ गए कि जो लोकतंत्र है उसमें जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा यहाँ पर वोट करवा के इन्हें चुना जाता है। जो कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका होती है केंद्र में कार्य करती है, और ये जो कार्यपालिका होती है ये राज्य में कार्य करती है। तो क्या चुनाव आयोग केवल इनकी ही वोटिंग करवाता है? क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे पद हैं जिसके चुनाव चुनाव आयोग करवाता है? तो ऐसे पद हैं, पर वहां पर प्रत्यक्ष चुनाव ना होकर कौन से चुनाव होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अभी अप्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं आपके, ये किस किस क्षेत्र में होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि पहला, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग ले सकती है? नहीं ले सकती। परंतु राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है? चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के अलावा आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाते हैं? चुनाव आयोग ही करवाते हैं। इसके अलावा और कौन से अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं? राज्यसभा के सदस्य जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, ये चुनाव भी कौन करवाते हैं? चुनाव आयोग। कौन सा चुनाव आयोग? भारत ना, भारत का या राज्य का? भारत का। राज्य का ये इलेक्शन नहीं करवाता। आगे मैं बताऊंगा राज्य के कौन से इलेक्शन करवाते हैं। तो ये हो गया पहला अप्रत्यक्ष, सॉरी प्रत्यक्ष, और ये हो गया अप्रत्यक्ष। सबसे पहले डिफरेंस समझो। प्रत्यक्ष चुनाव यानी जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट किसका है? जनता का। कि उस सदस्य को चुनने के लिए वो ईवीएम मशीन पर बटन दबाने आप स्वयं जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से इलेक्शन हो गए?
अब वो आप यूज करते हैं लोकसभा सांसद चुनने में और आप विधानसभा के सदस्य चुनने में। पर अब होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें आप वोट नहीं डाल सकते, परंतु आपके द्वारा जो चुने गए कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और वो जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वोटिंग आपने डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं दिया, बट आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने उसको क्या किया है, चुना है। तो वो कौन कौन से पद हो गए, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा सदस्य वगैरह के पद। तो ये हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये सारे के सारे इलेक्शन कौन करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है? अब देखते हैं किस किस प्रकार से बना। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग को क्या कहा जाता है, चुनाव आयोग भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। अब देखो यहां पर एक शब्द आ गया, संवैधानिक निकाय है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर लिखा है संवैधानिक निकाय, इसका अर्थ बताइए। इसका वर्णन संविधान में नहीं है, इसका वर्णन संविधान में है। अगर ये संविधान में वर्णित नहीं होता तो एक संवैधानिक निकाय नहीं होता। इसका वर्णन है हमारे भाग 15 में, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है। इसीलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। यानी संविधान की पुस्तक में लिख दिया, मतलब ये संवैधानिक निकाय बन गया। इसके अलावा ये एक पूर्णतः स्वतंत्र स्वतंत्र या स्वायत्त स्वायत्त संस्था है। ये स्वतंत्र या स्वायत्त संस्था मतलब, हाँ, कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की सरकार का, विधायिका का या कार्यपालिका का दबाव नहीं है। चुनाव आयोग पूर्णतः स्वतंत्र निकाय है जो अपने अनुसार क्या करता है, कार्यों को संपादित करता है। इसके अलावा स्वतंत्र निकाय हो गया, संवैधानिक निकाय हो गया, और कौन सा निकाय हो सकता है? क्या ये एक वैधानिक निकाय हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई अधिनियम के द्वारा पारित तो नहीं किया गया है। इसका उल्लेख आपको किस में देखने मिलता है? संविधान में। इसके अलावा ये एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है। अर्ध न्यायिक निकाय, इस शब्द का मतलब क्या हुआ? अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है। अर्ध न्यायिक न्याय का मतलब हो गया कि पूर्णतः न्यायिक शक्तियां तो प्राप्त नहीं है, पर कुछ कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बूथ में यदि चुनाव हो रहे हैं और वहां पर नक्सलियों के द्वारा हमला किया जाता है और ईवीएम मशीन्स को लूट लिया जाता है, या फिर किसी प्रकार की वहां पर आपको घपलेबाजी या धोखाधड़ी देखने को मिलती है, और इसकी जानकारी जब चुनाव आयोग को लगती है, तो चुनाव आयोग उस क्षेत्र के चुनाव को क्या कर सकता है? रद्द। क्या उसे ये डिसीजन लेने से पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं, पर उसके पास क्योंकि ये पावर है। इसके अलावा चुनाव आयोग यदि चाहे तो निर्हरता के आधार पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकता है। तो ये सारी शक्तियां किसके अंदर निहित हैं? आपके चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित है। तो ये समझ में आया कि संवैधानिक निकाय क्यों है, स्वतंत्र संस्था क्यों है, समझ में आया, और अर्ध न्यायिक क्यों है। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कथन किसके लिए, आपके इलेक्शन कमीशन के लिए या भारत निर्वाचन आयोग के लिए सत्य है? क्या ये एक संवैधानिक निकाय है, क्या ये एक स्वतंत्र या स्वायत्त संस्था है, क्या ये अर्धन्यायिक निकाय है, और उपरोक्त में से सभी? तो जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। आप केवल इसे देखकर खुश मत हो जाना, जल्दबाजी में संवैधानिक निकाय में आंसर मत कर देना, पढ़ना नीचे और ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही एकदम सही है। ठीक है। इसके बाद चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी के एक दिन पहले, इसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले, यानी किस दिनांक को? 25 जनवरी 1950 को किसे बना दिया गया? भारत निर्वाचन आयोग को बनाया गया। इसी कारण, इस डेट के इंपॉर्टेंस होने के कारण 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय, कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15, जैसे अभी हमने देखा, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक देखने को मिलता है।
इसकी प्रकृति संवैधानिक है, स्वतंत्र है और स्थायी है। स्थायी का तात्पर्य होता है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। आयोग का सचिवालय कहां पर है? यानी आपका जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव का क्या करता है? संचालन करता है। अब कौन से प्रत्यक्ष होते हैं, कौन से अप्रत्यक्ष, वो मैंने आपको बता दिया है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं, अब देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं यहीं पर, कि जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है, ये कौन कौन से चुनाव करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अगर कहीं विधान परिषद तो विधान परिषद, इसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और आप अन्य चुनावों को देख सकते हैं। ये सारे के सारे चुनाव कौन करवाता है? अच्छा, ये जो लोकसभा और राज्यसभा आप देख पा रहे होंगे केंद्र के चुनाव है, और विधानसभा विधान परिषद आप देख पा रहे होंगे कि ये राज्य के चुनाव है, और ये तो आपके पद के चुनाव है। अब एक बात बताओ, आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि जब ये राज्य के चुनाव है ना, जो कि विधानसभा और विधान परिषद है, तो ये आपने भारत निर्वाचन आयोग को क्यों दिए? कि जब आपने एक अलग से आयोग बना के रखा है, कौन सा? भारत राज्य निर्वाचन आयोग। तो तो राज्य के चुनाव किसको करवाने थे? राज्य निर्वाचन आयोग को। तो आपने भारत निर्वाचन आयोग को क्यों सौंपा? तो इसके पीछे कारण ये है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग आपका होता है किसी भी स्टेट का, ये केवल 2 चुनाव करवा सकता है। पहला पंचायत, पंचायत के चुनाव, सबसे पहला पंचायत के चुनाव, और दूसरा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, पंचायत के चुनाव आपकी 3 स्तरीय पंचायत है, और स्थानीय निकाय मतलब आपके नगर निगम, नगर पालिका, जो आपके पार्षद चुने जाते हैं, या आपके पंचायत में जो सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य, इनके इलेक्शन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इनके इलेक्शन आपका भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा। तो इस चीज में मत फंसना कि अभी आपसे कोई सवाल पूछे कि हमें बताइए कि भारत में जो राज्यों के चुनाव है या राज्य विधानसभा के जो चुनाव है, क्या वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है? तो इसका जवाब गलत है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग केवल 2 चुनाव करवाता है, एक पंचायत और एक, इसका मतलब ग्रामीण स्तर के चुनाव और नगरीय स्तर के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। और जितने भी केंद्र के और राज्य के इलेक्शंस हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के, ये कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग। तो डिफरेंस समझ में आया? चलिए, इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है। किसका? भारत निर्वाचन। क्योंकि यहां पर संबंध किसका है? राज्य चुनाव आयोग का संबंध है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल नंबर 243 के राज्य चुनाव आयोग को ये पावर देता है कि वो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव करवा सकते हैं। ये हम आगे देखते हैं। इसके बाद पृष्ठभूमि, अब देखना ये बहुत अच्छी चीज है, समझने लायक चीज है। क्या हुआ? सबसे पहले आपने 3 डेट बस याद रखो। 1950 याद रख सकते हो, 1950 का 1989 याद रख सकते हो, इसके बाद 1990 और 1993। देखो क्या हुआ, कब बना आपका आयोग? 25 जनवरी 1950। अब देखना 1950 से लेकर 1989 तक, कब तक? 1989। 1989 तक आयोग केवल एक सदस्य निकाय था। एक सदस्य निकाय का मतलब है कि इसमें केवल एक चुनाव आयुक्त या एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था, जो क्या करवाता था? इलेक्शंस करवाते थे। देखो उसके सदस्य होते थे जो उसकी मदद करते थे, पर जब मैं बात करता हूँ बॉडी की, यानी जो बोर्ड है, जो सदस्य संख्या है, वो केवल कितनी थी? एक। कौन बैठते थे? केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हेड होते थे। फिर क्या होता है? 1989, 1950 से 89 तक सिस्टम चलते आया। फिर 1989 में क्या होता है? राष्ट्रपति को लगता है कि काम का प्रेशर या भार थोड़ा सा ज्यादा है, तो राष्ट्रपति उस सदस्य संख्या को बढ़ाकर 3 कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ये कब किया गया? 1989 को। अब ये फिर से इनका दिमाग फिर गया। जस्ट उसके 1 साल बाद 1990 ये फिर से क्या करते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो 2 अन्य सदस्य थे उनको वापस से हटा देते हैं, और फिर से अकेला कौन हो जाता है? मुख्य निर्वाचन आयोग फिर से क्या हो जाता है? आपका अकेला हो जाता है। फिर आगे चलकर इनको 1993 में ये समझ में आता है कि नहीं,
काम का भार सही में ज्यादा है, हमें इसकी मदद के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना पड़ेगा। तो वो फिर से क्या कर देते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखा, मैंने अभी क्या बोला, राष्ट्रपति। क्या बोला मैंने, ये सदस्यों की संख्या में हेरफेर कौन कर रहा है, उसके पीछे एक कारण है, वो कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझे डेट बताइए कि कब बना, 1950। अब 1950 से लेकर 1989 इस दिनांक तक जो आपका आयोग था वो केवल एक सदस्यीय निकाय था। एक सदस्यीय निकाय, एक सदस्यीय निकाय का मतलब है कि इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। ठीक है, कब तक, 1989 तक। डेट याद रहेगी। अब 1989 में राष्ट्रपति को लगता है कि काम का भार थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1989 को राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इसे 3 सदस्यीय निकाय बना देते हैं। कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय। अब वो 3 सदस्यीय कैसा होता है कि एक मुख्य प्लस 2 अन्य, तो ये कितना हो गया, 3 सदस्यीय हो गया। इसके बाद पता नहीं कैसे फिर से इनका दिमाग घूम जाता है, एक वर्ष के बाद 1990 में ये वापस से इसको क्या बना देते हैं, एक सदस्यीय निकाय बना देते हैं। अब एक सदस्यीय निकाय बना दिया तो वापस से ये क्या बच गया, केवल एक मुख्य आयुक्त। इसके बाद फिर से किसी ने इनको समझाया कि राष्ट्रपति जी आप गलत कर रहे हैं, आपको इन्हें एक नहीं रखना चाहिए, काम का भार सही में बहुत ज्यादा है। तो फिर राष्ट्रपति जी ने बोला कि अब बहुत हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं फाइनल डिसीजन अपना देने जा रहा हूं। किस वर्ष में, 1993 में इन्होंने बोला कि अब से ये कितने सदस्यीय निकाय होगा, 3 सदस्यीय निकाय होगा। और 3 सदस्यीय में आपका सेम है, एक मुख्य होगा प्लस 2 अन्य सदस्य होंगे जो इसके हेल्पर या इसके सदस्य के तौर पे काम करेंगे। और 1993 से लेके आज तक 2023 तक केवल एक कैसी सदस्य संख्या चली आ रही है, 3 सदस्य संख्या चली आ रही है, जिसमें एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त या सदस्य आयुक्त। समझ में आया। जल्दी से मुझे एक डेट बता दो, कब केवल एक सदस्य थे, 1950 से लेकर 89 तक। चलिए ठीक है, 1989 में क्या कर दिया राष्ट्रपति ने, 2 और सदस्यों को इसमें जोड़ दिया। अब इसके बाद अगले ही वर्ष 90 में क्या कर दिया, फिर से इसे एक सदस्यीय बना दिया। और उसके बाद 93 में अब जाकर क्या किया उन्होंने, और तब से लेकर अब तक ये क्या चला आ रहा है। समझ में आया, ये टाइमलाइन समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की संरचना हमने देख लिया। निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति ही करता है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, किसकी सलाह पर, निर्वाचन आयुक्त यानी जो मुख्य जो एक सदस्य है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त मतलब होता है रीजनल कमिश्नर्स, यानी कुछ क्षेत्र विशेष के लिए अधिकारी या आयुक्त की नियुक्ति करना जो चुनाव में मदद कर सकें। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति उसकी सहायता के लिए कर सकता है, पर यह जरूरत पड़ने पर होता है, संविधान में नहीं लिखा है कि करना ही पड़ेगा। समझ में आया, जरूरत पड़ेगी। देखो मान लो कि मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हूं, मुझे जरूरत है, तो मैं किसको बोलूंगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करेंगे और राष्ट्रपति फिर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें व पद अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्यों, मैं बता देता हूं। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह हो गई कि ये एक संवैधानिक संस्था है, तो जो पदावधि है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता, और जो आपकी सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें, और सेवा शर्तों में आपके क्या आ जाते हैं, वेतन भत्ते। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया।
निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होगी, निर्वाचन आयुक्त की योग्यता क्या होगी, यानी कौन निर्वाचन आयुक्त बन सकता है कौन नहीं बन सकता, इसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, यानी ऐसे कौन कौन से बिंदु होंगे जो इन्हें मानने पड़ेंगे, या इनका क्षेत्र कहां तक सीमित होगा, या इनके वेतन भत्ते यानी सैलरी कितनी दी जाएगी, ये कहां लिखा होना था। संवैधानिक निकाय जब बना था तो वहां पे इसे मेंशन किया जाना था, बट इसे वहां मेंशन नहीं किया गया, तो ये समस्या हो गई। क्या किया जाए, तो किया ये गया कि पदावधि, ध्यान से सुनना, पदावधि, योग्यता, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, यहां तक कि सदस्य संख्या, आप देख रहे हो राष्ट्रपति बार बार सदस्य संख्या छेड़ रहे हैं, यहां तक कि सदस्य संख्या, सारी की सारी चीजों को परिवर्तित करने का अधिकार किसको दे दिया गया। समझ में आया क्यों दिया गया, क्योंकि इसका उल्लेख कहां नहीं मिला हमको, संविधान में इसका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिला। अब देखना, इसीलिए निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें, पदावधि का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं ये किस में दी गई हैं, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में। अब इससे हमें एक चीज और पता चलती है, वो क्या, कि ये जो सारी पावर्स हैं राष्ट्रपति की, ये संवैधानिक नहीं है। ये कौन सी पावर्स हैं, ये वैधानिक है, क्योंकि ये एक अधिनियम के द्वारा पारित की गई है। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, ये किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है। परंतु ये जो निर्वाचन आयोग है, इसकी सदस्य संख्या क्या होगी, इसकी सदस्य संख्या क्या होगी, जो सदस्य हो उनकी पदावधि क्या होगी, जो सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, जो सदस्य हैं उनकी वेतन भत्ते क्या होंगे, और जो सदस्य इसमें चुने जाएंगे उनकी योग्यता क्या होगी। ये यहां कहीं भी लिखा नहीं था संविधान में। तो क्या किया गया, आपका निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 लाया गया, और 1991 में ये सारी पावर्स किसको सौंप दी गई, राष्ट्रपति को सौंप दी गई। अब ऐसा मत सोचना कि राष्ट्रपति को 1991 में सौंपा गया तो इससे पहले सदस्य संख्या कैसे चेंज कर रहे थे, यहां पर इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रपति के पास पावर पहले भी थी, पर यहां क्लियरली लिख दिया गया कि अब से ये चीज कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। तो ये चीजें याद रखना, ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, केंद्र सरकार इसका आंसर नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, चलिए भारत निर्वाचन आयोग की योग्यता कौन डिसाइड करेगा, वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, इसके अलावा आपकी सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं था, इसलिए इसे पावर्स किसको दे दी गई, राष्ट्रपति को। समझ में आई ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति एवं कार्यकाल, वही चीज आगे, कौन, नियुक्ति भी कौन करेगा, कार्यकाल भी डिसाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, ये तो आपको पता होगा ना, नहीं पता है तो अभी देख लीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष व 65 वर्ष। मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि जब ये चीज राज्य को लेकर बात होती है तो ये हो जाता है 6 और 66, कितना हो जाता है, पर जब केंद्र की बात होती है तो ये कितना है, 6। और एक चीज, ये सदस्यों के लिए भी समान है और अध्यक्ष के लिए भी समान, ऐसा नहीं है कि सदस्य के लिए कम का वर्ष कर दिए जाएं या बढ़ा दिए जाएं। क्लियर है, तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 और 65 वर्ष। अब ये राज्य छोड़ दीजिए आप, नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, यानी जब आपके इन सदस्यों को चुना गया, उस पद पर बैठाया गया, तो उन्हें जो जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो जो लाभ दिए जा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती बाद में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते कौन डिसाइड करते हैं, परंतु वेतन दिया कहां से जाता है, हम पॉलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे कि संचित निधि होती क्या है। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखिए कि जो वेतन भत्ते हैं वो कहां से दिए जाते हैं, संचित निधि से। अब पूछा गया वेतन किसके समान होना चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया कि वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होने चाहिए। देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना कि
मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों की जो वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित कौन करता है? तो वो आपको पता है कौन करता है, राष्ट्रपति। वो पूछा जाए कि कहां से दिए जाते हैं तो वो भी आपको पता चल गया, संचित निधि। पर अगर वो पूछे कि कितना दिया जाता है, वो आपको डायरेक्ट लिख के तो नहीं देंगे, तो वो बोल दिया, अगर वहां ऑप्शन में आपको लिखा मिलेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। मतलब वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की सैलरी कितनी है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह है, तो अभी कितना दिया जाएगा, 2.5 लाख प्रति माह। निर्वाचन आयोग की योग्यता का उल्लेख संविधान में, हम अभी पढ़ चुके हैं कि निर्वाचन आयोग के किसी भी सदस्य की योग्यता का उल्लेख संविधान में देखने को नहीं मिलता है, तो सारी चीजें किसके पास चली जाती हैं, राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। समझ में आई ये चीज? यहां से आगे बढ़े हम। इसके बाद त्याग पत्र या हटाना जाना। अब जब सब राष्ट्रपति कर रहे हैं तो त्याग पत्र हटाने की पावर भी किसके पास होगी, राष्ट्रपति। तो ये सभी अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे कि टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसे संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति। अब देखो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है ना, उसे पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त है उन्हें भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं, परंतु यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति से कहते हैं कि इन्हें आप हटा दीजिए, तो वो सलाह के तौर पर भी उन्हें पद से हटा सकते हैं। किन्हें, 2 अन्य सदस्यों को। मुख्य निर्वाचन आयोग को पद से उसी तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब देखो यहाँ ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, आपको पता है राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, कैसे, महाभियोग से। ये सेम प्रोसेस फॉलो होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, परंतु जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती तो वो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। प्रोसेस एकदम सेम है, डिक्टो सेम, कोई अंतर नहीं है। पर जब उच्चतम न्यायालय की बात होती तो बोला जाता है कि दोनों संसद की स्वीकृति, 2/3 सदस्यों के बहुमत के बाद, संसद की स्वीकृति के बाद आपको क्या किया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। यानी संसद में बैठे कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से सदन की स्वीकृति के पश्चात, ये इस प्रोसेस को महाभियोग ही बोला जाता है। परंतु जो शब्द है महाभियोग, उसका उपयोग इनके लिए नहीं किया जाता। और इसी प्रकार जिस प्रकार इसे हटाया जाता है, सेम उसे किसे, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी उसी प्रकार से हटाया जाता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी पर। आप महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि संसद की दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 विशेष बहुमत से सदन की स्वीकृति के पश्चात, क्योंकि ये प्रोसेस जब होती है तो दोनों सदनों के अध्यक्षों की स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है, जब महाभियोग डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। तो किसके द्वारा कैसे हटाया जाता है इनको, राष्ट्रपति के द्वारा, किसके समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 सदस्य हैं जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसे आप हटाते हो 2/3 बहुमत से, संसद की स्वीकृति से, किसके समान, उच्चतम न्यायालय के। परंतु जो 2 अन्य सदस्य हैं उन पे ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती, उन्हें सिंपल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, किसकी सलाह पर, मुख्य निर्वाचन। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ इन सभी का कार्यकाल कितना है, 6। और अब ये बताओ इनका कार्यकाल डिसाइड कौन करता है, इनकी सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है, ये अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, इन्हें पद से कौन हटा सकता है, विशेष जो प्रक्रिया 2/3 बहुमत की वो किसके लिए अप्लाई होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान किसे हटाया जाता है, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को किसकी सलाह पर हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जाएगा। और जो इनके वेतन भत्ते हैं वो किसके समान होंगे, न्यायालय के न्यायाधीश। और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहे हैं डिफरेंस। बस चलिए आगे बढ़े। अब देखो पद से हटाने की ये तो वही चीज हो गई ना, साबित कदाचार, दिवालिया होने पर या किसी अन्य लाभ के पद पर होने पर। ये पॉइंट आपके हर आयोग में सेम चलेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग की शक्ति व कार्य देख लेते हैं। चलिए क्या करता है चुनाव आयोग देख लेते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण, आपने देखा होगा, परिसीमन का मतलब मैं बता देता हूं, आपने देखा होगा कि कितनी जनसंख्या है, कितने क्षेत्र में एक सीट होगी।
या कितने क्षेत्र में एक से अधिक सीटें होंगी, या किस क्षेत्र को लोकसभा सीट रखा जाएगा और किस क्षेत्र को विधानसभा सीट रखा जाएगा, या फिर किसी स्टेट में कितनी राज्यसभा सीटें रखी जाएंगी, इन सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है? और वो कौन बनाता है? हमारा भारत निर्वाचन आयोग। तो परिसीमन आयोग बनाने की शक्ति किसके पास है? आपके भारत निर्वाचन आयोग। अभी जो बात हो रही है वो केंद्र के पक्ष में हो रही है, ठीक है, अभी हम राज्य में पहुंचे नहीं है। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। आपकी नामावली बनती है जिसमें वोट देने वालों के नाम होते हैं, और जो नए लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें इस नामावली में ऐड करना, मतलब वोट देने का अधिकार देना। ये शक्ति भी किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास। देखो, निर्वाचन की तिथि घोषित करना, अभी हमारे स्टेट में तिथि घोषित हुई है, किसने किया? एक बात बताओ, राज्य निर्वाचन आयोग ने किया या भारत निर्वाचन आयोग ने? भारत निर्वाचन आयोग ने किया। तो निर्वाचन की तिथि और समय सारणी कब किया जाएगा निर्धारित करने का काम भी कौन करता है? भारत। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यानी जो राजनीतिक दल हैं उन्हें मान्यता देना, तभी तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे और इलेक्शन लड़ पाएंगे उसके नाम पर। मान्यता देना और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये काम कौन करता है? आपने देखा है ना, जो हमारे यहाँ जैसे कि इलेक्शंस लड़ते हैं सभी के एक चुनाव चिन्ह होते हैं, उन चुनाव चिन्ह को एक्सेप्ट करना या आवंटित करने का काम कौन करता है? भारत कर। इसके बाद निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच करना, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के बीच आचार संहिता को निर्मित करना। आचार संहिता जैसे ही चुनाव की घोषणा होती क्या लग जाती है? आपकी आचार संहिता। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। निर्भरता से मतलब है कि चुनाव आयोग चाहे तो किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की क्या की गई थी? सदस्यता समाप्त की गई थी लोकसभा की। तो ये जो चीज है, ये चुनाव आयोग बताते हैं राष्ट्रपति को कि ये अब इस सदन में बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है, इन्हें अब इस सदन से हटा देना चाहिए। तो ये पावर किसके पास है? ये आपके चुनाव आयोग। ये बताता कौन है? राष्ट्रपति इतने फ्री नहीं है कि वो हर सदस्य को देखते रहे कि कौन निर्भरता है, कौन किसे पद से हटाना चाहिए, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ये देखता कौन है? निर्वाचन आने की शक्ति, ठीक है। चलिए, इसके बाद चुनाव आयोग के अन्य कार्य, मतदान केंद्र लूटने, वही चीज है, अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को क्या करना, यदि किसी बूथ पर कुछ हो जाता है तो उस चुनाव को क्या कर देता है? रद्द कर देता है। निर्वाचन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को बताना। मैंने बोला यदि कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, अधिक आयुक्तों की जरूरत पड़ती है, तो वो किसे बता सकते हैं? राष्ट्रपति को। और जब राज्य के चुनाव हो रहे हैं तो वो किसे बता सकते हैं? राज्यपाल को। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं। देखो, राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, अब राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो एक समय के पश्चात वहां क्या करवाने पड़ते हैं? इलेक्शंस फिर से करवाने पड़ते हैं। तो ये चुनाव आयोग उस क्षेत्र में जाकर या क्षेत्र की उस समय की स्थिति को देखकर ये राष्ट्रपति को बताता है कि हाँ, अब ये चुनाव यहाँ हो सकते हैं या नहीं। मतलब चुनाव आयोग अब इस क्षेत्र में इलेक्शन करवाने के लिए कैपेबल है या नहीं। अगर है तो फिर राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, चुनाव वहां पर हो जाते हैं, और अगर कैपेबल नहीं है तो थोड़ा और समय वहां पर रोका जाता है। यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव। इसके अलावा अच्छा, उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव क्या होते हैं? जब कोई सांसद अपनी पदावधि के भीतर उस पद को क्या कर देता है? छोड़ देता है, तो वहां पर फिर क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। या फिर आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में जब 29 विधायकों ने क्या किया था? अपनी विधायकी को छोड़ा था पार्टी बदल के, तो उनके सारे उस सीटों पर फिर क्या कराए गए थे? उपचुनाव करवाए गए थे। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि हाँ तो किस अवधि के लिए। आयोग ही ये बताएगा कि आप इस सदस्य को क्या घोषित कर सकते हो। आयोग यदि आपको घोषित करना है तो सबके लिए अलग अलग नियम है कि इसने कौन सी निर्भरता की है, कौन सी गलती की है, या ऐसा कौन सा कृत्य किया है। तो उस कृत्य के आधार पर 2 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, या इतने इतने समय के लिए चुनाव। ये कौन डिसाइड करता है? फिर ये आपका चुनाव आयोग बताता है। सलाह किसको दे सकता है, यानी बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट को, आपके उच्चतम न्यायालय को।
आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को आयोग घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहता है। मान के चलिए कि अगर चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है कि इस सीट पर केवल 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इतना पैसा तो अलाउ ही नहीं करते, मान के चलते हैं, ठीक है। पर बाद में चुनाव आयोग को खबर लगती है कि इस इलेक्शन में इस सीट से 50 से 70 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। फिर चुनाव आयोग बोलेगा कि आप हमें क्या दीजिए, पूरा लेखा जोखा चाहिए कि आपने खर्चा कितना किया है। और अगर इसके ऊपर खर्चा गया है तो फिर चुनाव आयोग क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, चुनाव में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। सभी को पता है कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, वो गरीब है, तो वो इतना खर्चा नहीं कर सकता, पर जो दूसरा कैंडिडेट है उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या करता है चुनाव आयोग पहले डिसाइड कर देता है कि इस पॉइंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो तो अपने इलेक्शन पे 200 करोड़ आपने खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक सीमा निर्धारित की गई है, उसके भीतर ही आपको क्या करना होगा, खर्च करना होगा। तो ये तो चुनाव आयोग के कार्य। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पर। किस भाग में था चुनाव आयोग? 15 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 324 से 329 तक ये था। अब 324 से 329 तक क्या लिखा है, केवल इतना देखना है और बेहद ही आसान है। मैं आपसे कह रहा हूं अभी आपको तुरंत 2 मिनट में सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले याद रखना भाग कौन सा, 15, 324 से 329। अब आप देखना 324, तो पहले आर्टिकल में सबसे पहले लिखा होगा संरचना के बारे में, है ना, क्योंकि पहला अनुच्छेद सबसे पहले क्या बताता है कि संरचना क्या होगी। तो बस वही चीज कही गई है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया। ये है आर्टिकल नंबर 324। क्लियर है? स्थापना, संरचना और हटाने की, किसमें बोला गया, 324। 325 में ये बोला है कि जो निर्वाचक नामावली है ना, अच्छा निर्वाचक नामावली मतलब वही जो लिस्ट तैयार हो रही है वोटिंग की, निर्वाचक नामावली में आप किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ऐड नहीं करोगे। आप उसको ऐड करोगे केवल एक ही आधार पर कि वो भारतीय है और 18 वर्ष का हो चुका है। तो बस वही बोला गया है 325 में कि निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ आप किस कास्ट के हैं, आप बोलोगे हम ब्राह्मण हैं, हाँ तो हम आपको निर्वाचक नामावली की स्पेशल लिस्ट में रखते हैं, ठीक है। हाँ आप कौन है, हम तो अंत्योदय श्रेणी के हैं, हाँ तो हम आपको निर्वाचक नामावली में सबसे नीचे रखेंगे। इस प्रकार का कारण चुनाव आयोग नहीं। निर्वाचक नामावली सभी के लिए समान है और उसमें केवल यही देखा जाएगा कि आप भारतीय हैं और 18 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 325। 326 और 327, 326 जो है आपका, ये है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है, 18 वर्ष मतलब वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष के ऊपर या 18 वर्ष का व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है। तो ये किसने बोला, 300। अच्छा ये जो है ना आपका वयस्क मताधिकार, ये 61वां संविधान संशोधन है 1988, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ करता था, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया है, तो आप ये संशोधन याद रखेंगे, इसलिए यही ऐड कर दिया है 61वां संविधान संशोधन 1988। तो सवाल पूछा जाए कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत आपके चुनाव में वोट देने के अधिकार को 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो जवाब क्या होगा, 61वां संविधान संशोधन। क्लियर है, आर्टिकल नंबर 300। अब देखो 27 और 28 बहुत आसान है। संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। मतलब निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति ये केंद्र को देता है और ये किसको देता है, बस इतना ही है। 327, 328। 327 किसको कानून बनाने की शक्ति देता है, केंद्र को या संसद को, किसके संबंध में, निर्वाचन के संबंध में। और 328 किसको शक्ति देता है, राज्य विधानमंडल का मतलब होता है कि जहां विधानसभा है वहां केवल विधानसभा, और जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहां पर दोनों, ठीक है, उसे विधानमंडल कहा जाता है। तो आपके विधानमंडल को क्या देता है, वो निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। और अंतिम चीज देखते हैं, आर्टिकल नंबर 329, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। मैंने अभी आपको कुछ शक्तियां बताई जो कंप्लीटली किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास है। इसमें कोर्ट अपना हस्तक्षेप फिर नहीं करता है। चलिए किस भाग में है, भाग 15 में है। सभी आंसर देंगे इसका, किस आर्टिकल में,
324 से 329 तक है, ठीक है। चलिए 324 क्या कहता है? स्थापना, संरचना और पद से हटाने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही। चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल 325 क्या कहता है? केवल आधार बता दो आप मुझे कि धर्म, मूल वंश या वंश, जाति, लिंग के आधार पर चुनाव आयोग नामावली तैयार करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। 326 बिल्कुल सही, वयस्क मताधिकार की बात करता है। चलिए कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। इसके बाद 327 और 328 एक साथ पढ़ते हैं। ये किसको देता है? ये देता है संसद को। और ये किसे देता है? ये विधानमंडल, जो कहां पर होते हैं आपके। अच्छा, ये दोनों को क्या देता है? निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। और जो अंतिम आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 329, ये किसके हस्तक्षेप को रोकता है? ये न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकता है। अब बताओ कठिन थे क्या याद करना? आसान है, इजी है, जल्दी जल्दी करो। 324 क्या कह रहा है? 325 क्या कह रहा है? 326, 327 संसद को निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, 328, 329 हस्तक्षेप रोकता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आर्टिकल नंबर आपका 324 है, इसके 6 सब क्लॉजेस हैं, ठीक है। वो बस हमें समझना है, याद कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। इसी चीज को पता क्या किया है, अलग अलग आर्टिकल में डाल दिया है ना। देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है। 324 1 2 3 4 5 6 सिंपल है। देखो, निर्वाचन आयोग की, सबसे पहले आप आयोग की स्थापना करवा दो। एक हम इसको कहानी की तरह याद कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लो, एक स्थापना का। अब जब स्थापना हो जाएगी तो आप एक बोर्ड बनाओगे, एक संरचना बनाओगे। तो आप ये छोड़ दो, अभी इसको भूल जाओ। स्थापना के बाद संरचना, ठीक है। अब आपने संरचना बना ली, उसमें सदस्य बैठा दिए, तो उसमें आप एक क्या बैठाओगे? अध्यक्ष बनाओगे। सबसे पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की संरचना, निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। 3 चीजें हो गई। अगला, राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति होगी। अब क्या होगा, जब एक अध्यक्ष को बना दिया जाएगा तो अध्यक्ष को मदद लगेगी। तो मदद लगेगी, वो किसकी नियुक्ति की मांग करेगा? प्रादेशिक आयुक्तों की मांग करेगा। किससे मांग करेगा? राष्ट्रपति से, ठीक है। वापस से कहानी में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम स्थापना करेंगे, स्थापना के बाद हम संरचना। संरचना का क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य आयुक्त होगा। और चौथा, मुख्य आयुक्त की किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रादेशिक आयुक्तों की, जिसकी डिमांड वो किससे करेगा? जब सारी चीजें हो जाएंगी तब एक चीज आएगी, कौन सी? फिर त्याग पत्र और हटाने की प्रक्रिया। संरचना हो गई, हमने नियुक्ति कर दी, सारे काम भार हो रहे हैं। अब हमें एक पावर और चाहिए, क्या? इनको हटाने की पावर। और अंतिम में राष्ट्रपति, राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करा सकते हैं। वही चीज रिपीट कर दी इन्होंने कि जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी ये कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। बताओ मुश्किल था क्या? चलो सबसे पहले क्या करवाया? स्थापना। भूल जाओ ये 324 1 2 3 4, इतना दिमाग मत लगाओ। आप तो एक कहानी याद रखो, 324 1 से लेकर उसको 6 तक जोड़ देना, ठीक है। 324 1 क्या बोलता है? 2 क्या कहता है? 3 क्या कहता है? चौथा, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति हो गया। अब 5 क्या कहता है? त्याग पत्र या हटाया जाना। और 6 क्या कहता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 324 1 से लिखें, क्या करें सबसे पहले? चलो स्थापना करवा देते हैं। 324 2 में क्या करें? संरचना बना देते हैं, ठीक है। ये संरचना की बात हो गई। 324 3 में क्या करें? कि जो मुख्य आयुक्त होगा वो क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। चलिए ठीक है। अब अध्यक्ष किसकी मांग करेंगे? तो 324 4 में प्रादेशिक आयुक्त
नियुक्त किए जाएंगे किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद 324 5 हटाना और त्याग पत्र। और अंतिम 324 6 क्या बोलता है? जो अन्य कर्मचारी होंगे वो उपलब्ध कौन करवाएगा? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। तो अब बताओ ये हो गए कितने आर्टिकल्स? 6। ये 6 आर्टिकल्स याद हो गए और 324 से 329 तक भी आपको सारे आर्टिकल अच्छे से याद हो गए हैं। चलिए एक बार रिवीजन जरूर करना, रिवीजन नहीं तो सब चीज गायब। इसके बाद चलते हैं हम अभी की बात करते हैं, ठीक है। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे आपके? ये नाम याद रख लो, पूछा जाता है, सुकुमार सेन। पहली महिला, जब आपके आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था, एमपीपीएससी ने सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था आयोग, उसने सबसे पहले जब 2020 में प्रीलिम्स लिया था तो ये सवाल पूछा था कि चुनाव आयोग की पहली महिला आयुक्त या सदस्य या अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर क्या है? तो ये नाम आप याद कर लो, वीएस। वर्तमान आयुक्त कौन है? ये है राजीव कुमार, ये वर्तमान आयुक्त हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि इसके साथ दो क्या होते हैं? सहायक। तो ये हैं आपके अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये दोनों इनके सहायक हैं और ये इसके क्या हैं? अध्यक्ष बोल सकते हो या मुख्य आयुक्त बोल सकते हैं। क्लियर है? ये लिस्ट है, एक बार बस नजर में, पूरे रटना मत, ऐसे नजर मार लेना कि आप फ्रेंडली हो जाओ इन नामों से। कुछ इसमें पहला नाम है वो याद रखेंगे हम, कौन सा? सुकुमार सेन। एक नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, टी.एन. शेषन। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि टी.एन. शेषन एक आयोग बनाया गया था चुनाव सुधार से संबंधित। इसके बाद आपकी वी.एस. रमा देवी कहां चली गई? ये रही वी.एस. रमा देवी, आपको याद रखनी है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके कौन है? नहीं सॉरी, अभी आपके कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार के पहले कौन थे आपके? सुशील चंद्रा। ठीक है, तो केवल इन्हें एक बार, ये टर्म वगैरह मत देखना, ठीक है, ये टर्म वगैरह नहीं पूछा जाएगा, और पूछा गया भी तो केवल एक का पूछा जाएगा कि कब बनाए गए थे, तो ये 1950 में बनाए गए थे। केवल इतनी चीजें याद रख सकते हो। तो ये बताओ मुझे कि पहले आयुक्त कौन थे मुख्य? सुकुमार सेन। पहली महिला वर्तमान में कौन है? बस याद रख सकते हो इतना। चलिए ठीक है, एक बार ये लिस्ट को जरूर देखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, समय समय पर चुनाव में रिफॉर्म किए गए हैं, इलेक्शंस में रिफॉर्म किए गए हैं, और इन रिफॉर्म्स के लिए क्या बनाई गई हैं? समितियां बनाई गई हैं। तो बस वही समिति है। इसमें आप एक चीज याद रखना, सबसे पहले ध्यान से सुनो, चुनाव सुधार से संबंधित सबसे पहली समिति कौन सी, अगर ये सवाल पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? के संथानम। और इसका आपको ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट, और अभी याद करो, 1962। चुनाव आयोग से संबंधित सबसे प्रथम समिति कौन सी है? के संथानम समिति। वर्ष कौन सा? 1962। इसके बाद देखना एक तारकुंडे, ये नाम याद रख लो, क्या होता है? सही जोड़ी बनाओ में आ जाएगा कि निम्न में से, या पूछ सकता है आपको कौन सी समिति कौन से आयोग से संबंधित है। तारकुंडे ने क्या किया था? वयस्क मताधिकार 21 से हो गए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट किया गया बाद में 61, इसलिए तारकुंडे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तारकुंडे समिति किससे संबंधित है आपकी? चुनाव सुधार से। फिर जयप्रकाश नारायण समिति, फिर गोस्वामी समिति। अच्छा, गोस्वामी समिति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने किसकी मांग की? ईवीएम मशीन की मांग की। आज आप बटन दबाकर वोट देते हैं ईवीएम मशीन में, तो वो ईवीएम मशीन की मांग किसने की है? गोस्वामी ने। टी.एन. शेषन, अभी मैंने नाम बताया आपको, टी.एन. शेषन, मैं आपको बता रहा हूँ, टी.एन. शेषन के बारे में जाकर पढ़िए। इनसे सांसद विधायक थर थर कांपते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो गलत तो गलत, कोई भी हो आप, पीएम हो सीएम हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। वाकई में जो चुनाव आयुक्त की पावर्स होती है ना, कि चुनाव आयुक्त कितना हद तक ताकतवर हो सकता है, उस शक्ति का उपयोग किसने किया है? इनके सपने आते थे विधायकों सांसदों को, पता है आप लोगों को? ये दल बदल जो आज कूदा कादी करते हैं ना, टी.एन. शेषन के टाइम पे करके दिखा देते। टी.एन. शेषन सीधे उनकी योग्यताओं को समाप्त करते थे। बहुत पावरफुल, बहुत ही पावरफुल क्या थे? ये निर्वाचन आयुक्त थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एक से अधिक चुनाव लड़ने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, है ना। आज जो आप देख रहे हो, इन्होंने प्रतिबंध लगाया। वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता, जीवन रेड्डी समिति, ये सारे नाम है किसके आपके? मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। सबसे पहला कौन सा है? के संथानम, इसका ईयर याद रख लो, 1962। फिर ये बताइए किसने मांग की 21 से 18 करने की?
तारकुंडे नाम याद रख लो। किसने बोला ईवीएम मशीन के बारे में? गोस्वामी। और टीएन शेषन ने क्या बोला कि एक से अधिक चुनाव पर प्रतिबंध लगाया। इतने नाम याद रख सकते हो। बाकी इनको वोहरा, इंद्रजीत, जीवन रेड्डी और जयप्रकाश नारायण, इनको बस दिमाग में याद रख लेना कि ये किससे संबंधित हैं आपके। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, भारत के लोकतंत्र और इसकी प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए समय समय पर कई चुनाव सुधार किए जा चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टियों की। देखो, पार्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है राष्ट्रीय पार्टी और एक होती है राज्य। यानी कुछ पार्टी होती है जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, यानी जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर है 6। कितने हैं? इन 6 के अलावा जो भी 7वां नाम है वो राज्य स्तरीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो बस सिंपल है, नाम याद रख लो। सबसे पहली पार्टी, अब देखो कुछ नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बीजेपी याद है, इसके बाद दूसरा नाम आप याद रखो कांग्रेस, तो भाजपा। और तीसरा नाम आप याद रखो आम आदमी पार्टी, याद रख सकते हो आम आदमी पार्टी। इसके बाद चौथा नाम बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी। अब सुनना, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। और इसमें आप एक चीज का बेहद ध्यान रखना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी अलग भी है और ये कौन सी पार्टी है? मार्क्सवादी। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा किसको प्राप्त है? मार्क्सवादी को। पहली पार्टी बीजेपी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी। ये तीन एकदम आसान है, आप सभी इनसे नोन है। चौथी पार्टी बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। पांचवी पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। और छठवीं पार्टी आपकी मार्क्सवादी। इन 6 दलों को किसका दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रीय दलों का दर्जा प्राप्त है। ये उनके क्या है? सिंबल्स हैं। ठीक है, अब सुनो, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब कहलाती है? अब यही सवाल आपके दिमाग में आया होगा, किसे हम राष्ट्रीय दल बोले और किसे हम राज्य स्तरीय दल बोले। तो देखो, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित करने की शर्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार कुछ नियम है। यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। मतलब ये जो पार्टी है, कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में से कौन सा दर्जा प्राप्त होना चाहिए? राज्य स्तरीय पार्टी का। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए कोई पार्टी है जिसको केवल एक ही स्टेट या 2 स्टेट में किसका दर्जा प्राप्त है? राज्य। तो क्या वो राष्ट्रीय दल बन सकता है? नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि कम से कम कितने? 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में उसे क्या होना चाहिए? राज्य स्तर की पार्टी होना चाहिए। दूसरी चीज देखते हैं, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग, फिर से 4 राज्य का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लो। 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का, यानी लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कम से कम 4 राज्यों में कुल जो वैध मत डाले, वैध मतलब लीगल, जो किसी प्रकार से गैर कानूनी नहीं है, उसका कम से कम 6%। कितना? ये बिल्कुल याद रखो, पूछा जा सकता है। कितने प्रतिशत? 6% वोट। कितने राज्यों में? 4। अगर आपको मिल गया लोकसभा सीटों में तो आप क्या बन जाओगे? एक राष्ट्रीय दल बन जाओगे। समझ में आया? देखो, पहली कंडीशन है कि 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में यदि आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं तो आप क्या बन जाओगे? दूसरा पॉइंट, यदि लोकसभा के इलेक्शंस में 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत? 6% आपको मिल जाता है तो आप क्या बन जाओगे? यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हैं। अब देखो, अभी तो केवल वोटिंग की बात हो रही है। क्या हमने सेकेंड पॉइंट में ये बोला जीतो या हारो? हमने केवल बोला 6% क्या होना चाहिए। अब बोला गया कि कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटें, 3 राज्य में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं, लोकसभा की यानी जो टोटल सीटें हैं आपकी, उसमें 2%। लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं केंद्र में, अगर 3 राज्यों में से आप उसका कितना परसेंट ले आते हो? 2%। टोटल सीटें हैं, जो टोटल आपके केंद्र में कंप्लीट जो सीटें हैं उसमें आप 3 राज्यों में से यदि 2% सीटें ले आते हैं तो आप क्या बन जाएंगे? राष्ट्रीय दल। और ये जो पार्टीज हैं ये इन सारी चीजों को क्या करती हैं? फुलफिल करती हैं। इसलिए क्या है?
अब एक चीज और मान के चलते हैं कि अभी तो ये पार्टी फुलफिल करती हैं, पर मान के चलते हैं कल को आम आदमी इनमें से किसी भी पॉइंट को फुलफिल नहीं करती, वो हारते चली जाती है और पिछड़ जाती है और उसको फिर कोई पावर नहीं रह जाती है, ठीक है, या फिर इतने प्रतिशत वोट भी उसको नहीं मिलते। तो अब ये शक्ति किसको प्राप्त है कि वो उससे राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन ले? किसके पास है? निर्वाचन आयोग। और मैं आपको बता दूं, आपने तृणमूल कांग्रेस का नाम सुना है, ममता बनर्जी, अभी चुनाव आयोग ने उससे राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया है क्योंकि वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। समझ में आई चीज? तो कौन राष्ट्रीय दल बनेगा, क्लियर है? और राष्ट्रीय दल किसे बनाने की शक्ति प्राप्त है और किसे छीनने की शक्ति प्राप्त है? किसे है? निर्वाचन आयोग को। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, अभी हमने देखा क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। अब ये भी याद रख लो, 25 जनवरी 1950 को आपका क्या बना? निर्वाचन आयोग बना। पर पहली बार आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 2011। ऐसा नहीं है कि 1950 से मनाते आ रहे हैं, कब से मना रहे हैं? 2011 से। अच्छा, वोट डालने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे आपके? सुकुमार सेन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में आपके प्रथम आम चुनाव भारत में हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। बस अब एक चीज याद रखना, हमने अभी देखा था कि जो आर्टिकल नंबर 329 है वो बोलता है कि किसी भी प्रकार का न्यायालय का हस्तक्षेप, पर यदि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो आर्टिकल नंबर 71 ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देता है कि इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। केवल राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखो ये कितनी अच्छी बात है। सुकुमार सेन भारत के अलावा सूडान देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, कहां के रह चुके हैं? सूडान के। क्लियर है? आगे बढ़े। ये फैक्ट है, सीधे आपको वन लाइनर फैक्ट से याद रखने पड़ेंगे। चुनाव में प्रयुक्त तो स्याही वो आपके हाथों में लगाई जाती है जो बहुत दिनों तक मिटती नहीं है, वो किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट। ये सवाल तो पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो ये याद रखेंगे किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट। इस स्याही का निर्माण कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, कौन करता है? पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड में किया जाता है। अब सुनो, चुनाव आयोग ने समय समय पर कुछ ऐप लॉन्च करे हैं, ठीक है, मोबाइल में जो यूज किए जाते हैं। सी विजिल ऐप, समाधान ऐप, सुविधा ऐप और सुगम ऐप। देखो सारे के सारे एस से शुरू हो रहे हैं या वो एक बस सी से यूज होता है। ये सी विजिल याद रख सकते हो, समाधान, सुविधा, सुगम। समाधान, सुविधा, सुगम, ये तीनों एप्लीकेशंस हैं, किसने बनाए हैं या किसने लॉन्च करे हैं? निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी चीजों को, समस्या को कम करने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, परिसीमन आयोग जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 82 में मिलता है, यह विधानसभा या लोकसभा की, अभी मैंने आपको बताया ना क्या करते हैं, ये सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अब याद रखना, अब तक भारत में 4 बार, ये इंपॉर्टेंट है, अब तक जब भी परिसीमन आयोग बैठता है तो सीटों में क्या होते हैं? फिर परिवर्तन होते हैं। मैंने बोला ना 2026 में सीटों में परिवर्तन होने के पूरे चांसेस हैं या होंगे, तो वो आयोग बैठेगा, उसमें डिसाइड करेगा किस क्षेत्र में हमें कितनी सीटों को रखना है। तो अब तक परिसीमन आयोग कितनी बार बैठ चुका है? 4 बार। परिसीमन आयोग की जो शक्तियों किस आर्टिकल में है? 82 में। अब वो 4 वर्ष बस आप याद रखो, सबसे पहले 1952 में, फिर 1962। कितना आसान है, देखो 52, उसके 10 वर्ष बाद, फिर उसके 10 वर्ष बाद, बस यहां पे रुक जाना। उसके बाद आपको सीधे फिर 2002 में जाना है, सीधे 30 वर्ष बाद। तो पहले 3 वर्ष तक आपको 10-10 वर्ष और उसके बाद सीधे फिर। चलो एक बात बताओ, परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार बैठ चुका है? 4 बार। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। क्लियर है? चलिए, ईवीएम का नाम सुना है? वही बटन दबाते, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट का नाम सुना है? क्या हुआ जब ईवीएम पे लोग सवाल उठाने लगे कि ईवीएम हैक होती है, हम कुछ बटन दबाते हैं वोट किसी और को चला जाता है, तो एक छोटा सा प्रिंटर समान संरचना ईवीएम के पास जोड़ दी गई। अब होता क्या है, जब आप वोट दबाते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी पार्टी के वोट को दबा, मान लेते हैं उसका चिन्ह क्या है?
पेन, ठीक है। आपने पेन के चिन्ह पे क्या दबाया, अपना ईवीएम पे बटन दबाया, तो जो मशीन रखी हुई है उसमें एक छोटी सी पर्ची निकलेगी जो दिखाएगी किसका सिंबल आपको, इस पेन का, कि आपका वोट जो आपने पेन पे डाला है वो मिल चुका है, और वो जो छोटा सा प्रिंट है वो उस मशीन के अंदर ही क्या हो जाता है, गिर जाएगा। अच्छा, वो आपके हाथों में क्यों नहीं दिया जाता कि हाँ ये ले जा लो सबूत अपने पास, क्योंकि बाहर लोग खड़े हुए हैं, है ना, आपको घेरने के लिए। हाँ, किसको वोट डाल के घेरते नहीं है, आप कभी वोट डालने जाना, है ना, कब्जा कर लेंगे उनका, बच लेना तो उठा के आपकी उंगली काट के ले जाएं और खुद दबाएं और वापस बोल दें कि अब जाओ सिलवा लेना, है ना। अगर आप जेब में रख के ले गए बेटा कि आपने किसे, वो मैं बता रहा हूँ घर तो नहीं पहुंच पाओगे, आधे से ज्यादा जो सदस्य हैं वो घर नहीं पहुंच पाएंगे और बहुत लड़ाइयां दंगे हो सकते हैं, इसलिए वो उस पर्चे को नहीं देते, वो मशीन के अंदर ही क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्लियर है। वीवीपैट, तो वीवीपैट मशीन यही है, वोटर वेरीफाइड, ये वेरीफाइड करती है कि आपने जिसे वोट डाला है वोट उसी को गया है, तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ये हो गई आपकी वीवीपैट मशीन। और ये हो गया आपका क्या, भारत निर्वाचन आयोग। अब हम कहां प्रवेश करने जा रहे हैं, बेहद ही छोटा है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में कुछ नहीं है, केवल दो चीज समझना है, एक पंचायत और एक स्थानीय निकाय, दो चुनाव ये करवाते हैं, इतना ही देखना है। भारत निर्वाचन आयोग में कोई समस्या पैदा हुई क्या, सारी चीजें सारे आर्टिकल्स एकदम सरलता से समझ में आ गए आपको। एक बार बस जरा खुश कर दो मुझे, आप आर्टिकल 324 से 29 तक सुना दो मुझे। 324 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, 325 में क्या लिखा है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही। 326 में, बिल्कुल सही। 327 में, निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। 328 में, कानून बनाने की शक्ति। और 329 में, हस्तक्षेप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आपको याद चीजें हो गई। अब हम चलते हैं किस ओर, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखना, राज्य निर्वाचन आयोग केवल दो चुनाव करवाता है, मैं आपको यहां बता देता हूं, वो जो दो चुनाव आपके होते हैं, पहला चुनाव होता है आपका पंचायत का चुनाव, और जो दूसरा होता है वो स्थानीय या नगरीय निकाय का चुनाव। चलो मुझे बताओ, ये जो पंचायत है कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। और ये कौन सा संविधान था, अच्छा दोनों ही कब किए गए थे, अच्छा एक चीज याद रखना, ये अमेंडमेंट तो 1992 में किया गया था, बट इन्हें लागू कब किया गया था, 1993। इसलिए कई पुस्तकों में आपको कई बार ये इसकी जगह ये देखने मिलता है, बट याद रखना संशोधन कब हुआ है ये, और लागू कब हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करें। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, समझ लेते हैं। देखो, स्थापना कब की गई, 1 फरवरी 1994। थोड़ा सा सोच के देखो, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय, मतलब 73वां संविधान संशोधन और 74वां किस वर्ष हुआ, लागू कब हुआ, उसके अगले ही वर्ष कौन बन गया, मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयुक्त। कभी दिमाग में ये चीज आए ना कि डेट याद नहीं आ रही है कि निर्वाचन आयोग कब बना, तो बस इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है पंचायत और स्थानीय निकाय के, और हमें पता है कि वो संशोधन किया गया था 92 में, उसके एक वर्ष बाद उसको क्या किया गया था, लागू, और लागू करने के अगले ही वर्ष मध्य प्रदेश ने क्या बना दिया था अपना, जोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वहां देखा कि वहां आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चल रहे थे, यहां पर आर्टिकल 243 के ये शक्ति देता है कि वो किसका निर्माण कर सकता है, इस आयोग का निर्माण कर सकता है। 343 के में आपका पंचायती राज व्यवस्था है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, अच्छा उसका मुख्यालय कहाँ था, दिल्ली में था। आयोग का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इसे 73वें और, बिल्कुल, क्योंकि पहले ये किसमें थे, पहले ये थे आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, इसीलिए ये कंपलसरी नहीं थे, तो हमने 73 व 74वां संविधान संशोधन कर दिया और इसको कंपलसरी बना दिया। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, देखो इसका, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, किसका आदर्श वाक्य है ये, राज्य निर्वाचन आयोग का। अब सुनना, वहां किस भाग में था भारत निर्वाचन आयोग, भाग, सुनना मेरी बात,
जब भाग 9 की बात हो तो भाग 9 में है आपका पंचायत, ठीक है। और जब भाग 9 का या ए की बात हो तो इसमें आपका क्या है, स्थानीय या नगरीय निकाय। देखना, संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के, ये आर्टिकल आपको याद अभी करना पड़ेगा। 243 के अनुसार ग्राम पंचायत का निर्वाचन तथा भाग 9 का के अनुसार आर्टिकल 243 जेड ए, 243 जेड ए के अनुसार नगर पालिका का निर्वाचन कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग को भाग 15 में। अब हम राज्य में आ चुके हैं, जो दो प्रकार के चुनाव करवाता है, पंचायत के और हमारे स्थानीय निकाय के। तो जो पंचायत के चुनाव वो करवाता है, वो अधिकार उसे कौन सौंपता है? भाग 9 का आर्टिकल नंबर 243 के। और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो भाग 9 का आर्टिकल नंबर 243 जेड ए। क्लियर है? 243 के, 243 जेड ए, इतना याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। वही चीज है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब कौन करेगा? वहां कौन कर रहा था? सेवा शर्तें पदावधि कौन डिसाइड करेगा? वहां कौन कर रहा था? राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या, पर यहां होगा 6 वर्ष या 66 वर्ष, जो भी पहले हो। त्यागपत्र व हटाया जाना, त्यागपत्र किसको? हटाने की प्रक्रिया। अब देखो, वहां पर जो हटाने की प्रक्रिया थी वो उच्चतम न्यायालय के समान थी, उच्चतम न्यायालय के। पर अब हम आ चुके हैं राज्य में, तो राज्य में उच्चतम न्यायालय तो नहीं होते, क्या होते हैं? उच्च न्यायालय। तो हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। एक बार पता है, केंद्र के आयोग पढ़ लो ना, तो बस उसका स्तर हमें छोटा करना रहता है। किसमें? राज्य में। आप जितने आयोग पढ़ोगे आप देखते आओगे कि हमें बस उसका स्तर क्या करते जाना है? छोटा करते जाना है। त्यागपत्र हो गया। चलो, त्यागपत्र, सेवा शर्तें, पदावधि, नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, ठीक है। और हटाने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान फॉलो करना पड़ेगा। अब मुख्य कार्य देखो, सब जानते हैं, पंचायत नगरीय निकाय चुनाव करवाना, वही सेम चीज, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, नामांकन पत्रों का स्थानीय चुनाव के लिए संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना। नोडल अधिकारी मतलब उस चुनाव को कराने के लिए किसी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति की क्या करना? नियुक्ति की जाती है। स्थानीय स्वशासन चुनाव संबंधी आचार संहिता को कुल मिलाकर वही चीज करना जो अब तक कौन करते आ रहा था? आपका भारत निर्वाचन आयोग। तो बस फर्क इतना है कि वो आपसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवा रहे थे, ये आपसे करवाएंगे पंचायत और नगरीय निकाय। डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए, ये है, थोड़े बहुत नाम है, आज तक ज्यादा हुए नहीं है। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं? ऐसे याद रखना, जिसके पास लोहा होगा। लोहा मतलब जिसमें हिम्मत होगी, दम होगा, वो पहला क्या होगा आपका? ऐसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। NB लोहानी। तो लोहा था इसलिए वो पहले क्या बन गए? निर्वाचन आयुक्त बन गए। और वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। ये नाम याद रख लेना, गोपाल, आदित्य विजय, अजीत राय ज्यादा और परशुराम। अब 6 नाम तो याद कर सकते हो ना आप लोग, इतना मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग है और हम मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं, तो हमें ये सारे के सारे नाम याद होना जरूरी है, ठीक है। पहला कौन था? NB लोहानी। और अभी कौन है? 2 नाम तो आपको यहीं पर याद हो गए। बच्चे कितने नाम? तो सबसे पहले गोपाल, दूसरा आदित्य विजय, तीसरा अजीत और चौथा, क्लियर है? एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। चलिए, जिला कलेक्टर जिला चुनाव अधिकारी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। जब चुनाव कौन से होते हैं? कौन से चुनाव होते हैं? पंचायत या स्थानीय निकाय के जब चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायती राज है? हर जगह त्रिस्तरीय है, ठीक है। किसने रिकमेंड किया था, कोई मुझे बता सकता है? 3 स्तर। क्या बलवंत राय मेहता सही जवाब होगा? बलवंत राय मेहता समिति। तो हमें नहीं पता सर, आप तो कुछ भी बोलो, हम तो मान जाएंगे, ठीक है। चुनाव आयोग प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मतदाता सूची को क्या करता है? यानी जो 18 वर्ष का हो गया उसको उसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब सुनना, प्रथम चुनाव आयुक्त, वर्तमान चुनाव आयुक्त,
इसके अलावा अच्छा एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग में हम इतना आगे आ गए, मैंने आपको संरचना तो बताई नहीं, किसमें सदस्य कितने, आयुक्त कितने हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसकी संरचना में केवल एक ही व्यक्ति है, और वो एक व्यक्ति कौन है? आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके कोई भी अन्य सदस्य, दो सदस्य नहीं है। जैसे केंद्र में दो सदस्य थे, पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां केवल क्या है? आपका एक ही सदस्य है। क्लियर है? चलिए, प्रथम सचिव। अब ये मत बोलना सचिव कहां से आ गए, तो सचिव को हम सदस्यों में काउंट नहीं करते हैं। प्रथम सचिव कौन? वर्तमान सचिव कौन? अच्छा, मैंने आपको पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं बताई राज्य की? क्योंकि कोई भी महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हुई ही नहीं। वहां पर हुई थी कौन? इसलिए हमने वहां पर पढ़ा था। वर्तमान सचिव कौन है? अभिषेक सिंह। हाँ, सचिव जरूर हुई है। पहली महिला सचिव विजया श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का शिलान्यास किसने किया था? सुना है ये नाम? कहां सुना है? मुख्यमंत्री। कहां के? और भी कुछ रहे थे क्या? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का शिलान्यास किसने किया है? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, चलिए, हो गया। तो समाप्त। इसके साथ हमारा क्या समाप्त होता है? निर्वाचन आयोग। तो दो तीन चीजें हैं, जल्दी जल्दी बता दो, फिर मैं आपको घर जाने देता हूं। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग, और यहां पर हम लाइन बना देते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। चलो, ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे ये बताओ ये किस भाग में है? सभी जवाब देंगे, ठीक है? भाग किस भाग में है? भाग 9 और 9 का। 9 में कौन है? पंचायत। 9 का में क्या है? कौन कौन सा अनुच्छेद? 324 से ये सॉरी, हाँ 243 यहाँ पे 3 हो गया, 243। अच्छा, ये क्या है आपकी? पंचायत। ये क्या है आपके? स्थानीय या नगरीय। चलो ठीक है, ये बताओ इसमें सदस्य कितने हैं? 1+2। इसमें सदस्य कितने हैं? 1। चलिए ठीक है, इसका कार्यकाल बताओ। 6 65। इसका कार्यकाल बताओ। 6 6 66। ठीक है, इसका मुख्यालय बताओ। न्यू। इसका मुख्यालय बताओ। भोपाल। अब सुनना, ठीक है? योग्यता, नियुक्ति, पदवधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल निर्धारित करेगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड रुकना, एक चीज और बता दूं मैं आपको। अच्छा, बता दिया मैंने आपको, त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये अपना राज्यपाल। बता दिया था। चलिए, सेकेंड लाइन नहीं बताई। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। हाँ, राष्ट्रपति क्या है? हटाने का जो पावर है वो केवल किसके पास है? राज्यपाल के पास हटाने का पावर नहीं है। वही मुझे लग रहा था कुछ चूक रहा हूं मैं, कुछ छूट रहा है। चलिए ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये अपना इस्तीफा कैसे सौंपते हैं? ये अपना इस्तीफा कैसे सौंपते हैं? अच्छा, इन्हें हटाएगा कौन? पद से हटाना है तो राष्ट्रपति किसके समान प्रक्रिया को फॉलो करके? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अच्छा, इनको पद से कौन हटाएगा? इन्हें भी पद से राष्ट्रपति हटाएगा, पर किस प्रक्रिया को फॉलो करके? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया को फॉलो करके। तो ये चीजें हमने देख ली। अब इतना बताओ, ये कौन कौन से चुनाव करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये कौन कौन से चुनाव करवाता है? चलो, इसके प्रथम अध्यक्ष या प्रथम आयुक्त कौन रहे? प्रथम आयुक्त। वर्तमान आयुक्त। वर्तमान आयुक्त। क्या इसकी कोई महिला आयुक्त रही है?
क्या नाम है? क्या इसकी कोई महिला आयुक्त रही? नहीं रही है। क्लियर है? सचिव रही। तो अच्छे से आपको चीजें क्लियर है? बस यही डिफरेंस समझ में आ गया तो समझो आपको पूरा आयोग अब समझ में आ गया। क्लियर है? तो ये समाप्त होता है हमारा भारत निर्वाचन आयोग और हमारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो भी समस्या हो आप फिर मुझे बाद में पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।